बीजेपी का जो बहुत बड़ा समर्थक भी होगा वो भी कहेगा कि भाई कोई तो एक लाइन खींचो ना, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। ये क्या है जिसके खिलाफ पूरे समय आप कैंपेन कराते रहे, आप उसको टिकट दे रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसके लिए प्रचार करें और उसको जिताएं। एक तरफ तो ये वाला हिस्सा है, दूसरी तरफ हिस्सा ये है जो अगर आप एक विश्लेषक के निगाह से केवल देखें और ये सोचें कि भाई एक एक सीट का हिसाब किताब करके टिकट दे रहे हैं और जो भी उन्होंने अपने लिए लक्ष्य रखा है 370 या 400 का, उसमें किसी भी सीट की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं जीतने के लिए। तो ये दोनों ही पहलू है और उसी सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो ऐसे में थोड़ा मेरठ पर निगाह डालें। अरुण गोविल दशकों पुराना वो सीरियल था जिसमें भगवान राम का वो किरदार निभा रहे थे और मेरठ से उतारना 22 जनवरी को अभी प्राण प्रतिष्ठा तो हुई थी जी, और राम नाम की गूंज थी, वो गूंज क्या थम गई या मध्यम या धीमी हो गई और उसे याद दिलाने की फिर से कोशिश कर रही है बीजेपी। मुझे लगता है कि रामायण की स्टार कास्ट में केवल अरुण गोविल ही रह गए थे, क्योंकि सीता का रोल निभाने वाले और रावण का रोल निभाने वाले जो किरदार थे वो तो, और कृष्ण का रोल निभाने वाले जो किरदार थे, ये तो एक्चुअली 98, 99, 2004 में बीजेपी का टिकट केवल। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात और मुझे याद आ रही है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे वरिष्ठ वहां पे बैठे हुए मुझे और बाकी लोगों को ठीक कर देंगे। 89 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह गए थे चुनाव लड़ने पहली बार कांग्रेस को छोड़ने के बाद में, तो दरअसल अरुण गोविल उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रचार करने भी वहां गए थे और बकायदा वो पूरे फुल कॉस्ट्यूम में गए थे। इतना मुझे याद पड़ता है, शायद अगर मैं चुनाव सही याद कर रहा हूं तो अरुण गोविल जी का ये राजनीतिक जो राम जी का रूप है, ये 89 से उनका प्रयोग हुआ है, लेकिन टिकट जाके अब ये उनके लिए दे रहा है। नहीं, इसमें देखिए अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मथुरा में होली खेलना, वहां से प्रचार शुरू करना योगी आदित्यनाथ का, हेमा मालिनी बावजूद एंटी इनकम्बेंसी के, और अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, वहां पर जमीनी स्तर पर अच्छी खासी नाराजगी है, पर हेमा मालिनी को रिपीट किया जाना, तो ये अयोध्या काशी मथुरा उसके अराउंड नैरेटिव बिल्ड भी किया जा रहा है। वो नैरेटिव ये छोड़ना नहीं चाहते। देखिए ये बात बहुत सही है कि उस नैरेटिव को ये किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते, और शायद पॉलिटिकली स्पीकिंग शायद छोड़ना ठीक भी नहीं है, क्योंकि उस नैरेटिव के कारण वो यहां तक पहुंचे हैं कि आज देश में उनकी सरकार है। नहीं, पर आपके सर्वेस क्या कह रहे हैं? 22 जनवरी और उसके आसपास जो राम मंदिर की गूंज थी वो क्या मध्यम हुई है, धीमी हुई है, या वैसी की वैसी है? संदीप, बड़ी अजीब सी बात यह है कि राम मंदिर की गूंज उस समय पे भी उनके कोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए ही मुख्य रूप से थी, जो उनका और फोर्टिफाइड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है उसको आप क्या और कन्वर्ट करेंगे, बात उसकी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अगेन जो डेटा मुझे बता रहा है, लेकिन राजनीतिक समझ जो है वहां पे आप स्टूडियो में जरूर पूछिए मुझसे, कहीं ज्यादा वही लोग हैं, डेटा मुझे बता रहा है कि जो कन्वर्टेड है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, लेकिन 10 साल के शासन के बाद में संदीप जो एक लिथार्जी, थोड़ी उदासीनता, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब का एक मिश्रण बनता है, और वो मिश्रण घालमेल जो है वो दरअसल घर बैठने का भी कभी कभी बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कवायद इसमें केवल इसलिए भी हो रही है, इंक्लूडिंग अयोध्या के बाद की जितनी सिगरिंग है, कि कम से कम हमारा कोर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट वो घर न बैठे, घर से बाहर निकल के वोट डालने जाए, टर्नआउट मैनेजमेंट। तो मतलब उत्सुकता भी बनी रहे, वो जागरूकता भी कायम रहे, वो उत्साह भी कायम रहे। मुझे नहीं लगता है कि अरुण गोविल जो है वो प्रचार में सिर्फ मेरठ तक सीमित रहेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग पूरे उत्तर प्रदेश में करना चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई सीटें जो है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के हाथों हार चुकी है। इस बार वो पूरा का पूरा जो 80 का 80 जो कह रहे हैं, तो उसमें वाकई वो हर नट बोल्ट जो है वो अपना कस करके देख लेना चाहते हैं। कोई चीज ऐसी छूट नहीं जानी चाहिए। यही कारण है कि सामाजिक समीकरण बनाने में उन्होंने आरएलडी को लिया। यही कारण है कि छोटी छोटी पार्टियों को ये सोशल कोएलिशन का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था। एक बार फिर से उसी प्रकार का सोशल कोएलिशन का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और साथ ही कई बार आपने देखा है कि चुनाव में अमिताभ बच्चन को भी कांग्रेस पार्टी ने लाई थी उस समय तक, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा प्रयोग अच्छे खासे, वो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर सितारों की बात करें, कंगना रनौत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, रवि किशन, स्मृति ईरानी भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जो जिनको कहते हैं, मनोज तिवारी, लॉकेट चैटर्जी, सुरेश गोपी, पवन सिंह, और सनी देओल का नाम भूल गए अभी। वो सनी देओल वो गुमशुदा के पोस्टर भी लग गए थे गुरदासपुर में। मैंने भूला नहीं है, मैं सिर्फ इसमें कहना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं कि इनमें से बहुत लोगों ने संसदीय राजनीति में अच्छा योगदान भी किया है, और बहुत सारे लोग संसदीय राजनीति में किया। लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष तक रह चुके हैं जिनका संसदीय राजनीति में कोई योगदान नहीं रहा है, संसद में एक भाषण नहीं आया है। अब मैं फिर जिक्र कर दूंगा राहुल गांधी को, तो आप जोर जोर से हंसने लगेंगे। मतलब ये कहने की बात नहीं है, लेकिन 20-20 साल तक सांसद रहने के बावजूद भी एक भाषण ऐसा नहीं आया जिसमें अमित छाप छोड़ दे, तो मुझे कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी कि जो इस प्रकार के ऐसे लोग यदि भारतीय राजनीति में आते हैं। चलिए, अरुण गोविल की बात हो गई, मुझे ये बताइए संगीत, ये वरुण गांधी का टिकट कट गया और मेनका गांधी को टिकट दिया गया, वो अलग अलग परिवार से आते हैं क्या? देखिए, ये परिवार का मामला नहीं है। वरुण गांधी ने सारी मर्यादाएं जो एक पार्टी डिसिप्लिन की होती है, सारी मर्यादाएं तोड़ी, और किसान आंदोलन के पीछे से हवा देने वाले लोगों में से वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कई चीजें ऐसी है जिसे मैं इस आपके चैनल पर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं भी उसका साक्षी रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं इन सब चीजों को। लेकिन बार बार आप अपनी ही सरकार को आप कटघरे में खड़ा करते रहें, बार बार आप योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते रहें, तो स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी जो है वो इस प्रकार की चीजें नहीं है। दूसरी तरफ मेनका गांधी ने, आपने देखा होगा कि मेनका गांधी ने अपने बेटे के ट्वीट से हमेशा दूरी बना करके रखी, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को या विरोध में कभी कुछ नहीं बोला, बेटे के विरोध में भी कुछ नहीं बोला कि बेटा गलत बयानी कर रहा है। मैंने यही कहा कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, संभवतः ये मेरा आकलन है, विश्लेषण है, संभवतः उन्होंने कोई मर्यादाएं नहीं लांगी, इसलिए उनको टिकट दिया गया। आपने एक दिलचस्प वाक्य का इस्तेमाल किया संगीत, आपने कहा कि किसान आंदोलन को हवा दे रहे थे वरुण गांधी, और किसान आंदोलन को रौंदने वाले शख्स के पिता जो देश के गृह राज्य मंत्री भी थे, अजय मिश्रा टेनी को तो टिकट दे दिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अध्यक्ष रहते हुए यौन उत्पीड़न के जो गंभीर आरोप लगे, उनकी टिकट अभी भी अटकी हुई है।
मतलब एक तरफ टिकट दे दी जाती है, एक तरफ अटका दी जाती है। इसमें कुछ अभी संशय की स्थिति की ओर संकेत मिलते हैं बीजेपी में, यूपी में। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए ब्रजभूषण सिंह शरण के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, संभवतः प्रवक्ता भी नहीं बोल सकता था। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि टेनी के बेटे ने गलती की थी, टेनी ने गलती नहीं की थी, इसलिए उनके बेटे की सजा जो है उनका पिता को नहीं मिलनी चाहिए कि उनको आप घर में खड़ा कर दें और कहें कि उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने तो रौंदने का काम नहीं किया था ना। तो इसलिए ये जो सवाल बार बार उठाया जाता है कि किसानों को रौंदने का काम टेनी ने किया, ये मूलतः टेक्निकली भी गलत है, तथ्यात्मक तौर पर गलत है। अच्छा, वो मंच से खड़े होकर पत्रकारों को जो गरिया रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, वो बहुत शालीन और सभ्य व्यवहार था। मैं तो ऐसे राष्ट्रीय नेताओं के बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें करते हुए आपके सामने वीडियो आप बताते तो लेकर के आ जाता, कांग्रेस पार्टी से लेकर के आ जाता, दिग्विजय सिंह का लेकर के आ जाता, किन-किन का नाम गिनाऊं? अच्छा, वो तो शालीनता, ये सही बात है कि पत्रकारों को धमकी देना हो या किसी भी जो भी सामाजिक जीवन में है, और वो कम से कम विमर्श में किसी भी अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग उसे नहीं करना चाहिए, ये मैं मानता हूं। मोटी तस्वीर क्या दिख रही है अब? उत्तर प्रदेश में जो ये टिकट वितरण हो रहा है, वीके सिंह का टिकट काट दिया जाता है या वरुण गांधी का कट जाता है, कुछ को मिल जाता है, किसी का अटक रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक आना शुरू हुआ था, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों के सामने कुछ भाषण दिए थे, 45-45 के दल बनाते थे। उसमें नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आप इन बड़े-बड़े ऊंचे विषयों के बारे में बात न करें, आप जनता के साथ अपने अच्छे संबंध बनाएं, उनके काम करें, उनका स्नेह उनके स्नेह भाजन बने। तो उससे ये छवि निकली थी कि शायद वो स्थानीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है सांसद के खिलाफ, और खासतौर से जो 2 बार का सांसद है उसके खिलाफ हो जाती है, तो उसके ऊपर चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी न हो। अगर इसके खिलाफ ज्यादा होगी तो उसके टिकट काट दिए जाएंगे। ऐसा अंदाजा लगाया गया था। ये अंदाजा तकरीबन गलत निकला है। जब उत्तर प्रदेश की पहली सूची जारी की गई थी, शायद 31 सांसदों की, 31 लोगों की, उसमें लगभग सबके टिकट दे दिए गए थे। किसी का टिकट, एक ऐसे सज्जन का भी टिकट था जो उत्तर प्रदेश में एक दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से तैयार थे, उनका मानना था टिकट कट चुका है, तो समाजवादी पार्टी जुगाड़ लगा रहे थे। हाँ, वो समाजवादी पार्टी जुगाड़ लगा रहे थे, वहां से हमें टिकट मिल जाए, हैरत में रहेगा जब उनको टिकट मिल गया। तो ये क्या कहता है? ये आत्मविश्वास संकेत देता है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर सोचें तो मैं कहूंगा कि भाजपा को लगता है कि जो जीतना होगा तो नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतेगा। अच्छा, हाँ, तो हम क्यों टिकट काट रहे हैं? टिकट काटने से क्यों नाराजगी बोल रहे हैं? नया भी आएगा, वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पे जिताना पड़ेगा उसको। जो नया आएगा उसको भी नरेंद्र मोदी के नाम पे जिताना पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि इसके पीछे इस प्रकार की धारणा रही हो। और एक और बात मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, सब लोग जानते हैं, सामाजिक आधार के स्तर पर भी काफी मजबूत है, और नरेंद्र मोदी की, वहां के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत जबरदस्त है और वो लोगों को जिताने में मदद करेगी। फिर ये सेलिब्रिटी लोगों को लाके क्या होगा? ये लोग क्या उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे? क्या उसके अंदर जोड़ेंगे? इसके पीछे क्या भावना है? लोगों का आकर्षण, भीड़ जुटाना। क्या नरेंद्र मोदी से बड़ा सेलिब्रिटी कौन है? अगर क्या ऐसा हो सकता है कि अरुण गोविल जहां पे जाएंगे वहां नरेंद्र मोदी की जगह वो काम करेंगे, उनका प्रभाव काम करेगा? ऐसा तो है नहीं। पर हम पलट तस्वीर भी देखें, समाजवादी पार्टी अभी वो भटकती दिखाई दे रही है, सारे उम्मीदवारों की सूची नहीं आ रही है, जो सूची आ भी रही है उसमें से फिर तरमीम करके उम्मीदवार भी बदले जा रहे हैं। अखिलेश यादव से मैंने सीधा सवाल पूछा, वो लड़ेंगे या नहीं? संकेत तो उन्होंने दिए कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, पर खुलकर नहीं बोल रहे। और उनकी सहयोगी कांग्रेस, भाई अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, साफ हाँ या ना में जवाब देने को तैयार नहीं कांग्रेस। और रायबरेली से अब सोनिया गांधी नहीं लड़ने वाली, तो कौन लड़ेगा ये भी बताने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भी वो संशय ऐसे का ऐसा ही बरकरार दिख रहा है। देखिए, आपकी बात सही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति की आश्वस्ति के लिए जानी जाती है, और विपक्ष इस वक्त जो है देश में, वो रणनीति के मामले में स्पष्ट नहीं होता है, वो कुछ टटोलता हुआ नजर आता है। इस तरह फ्रंट होता है ना। 47 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। अखिलेश कहें कि मैं लड़ रहा हूं, राहुल गांधी कहें मैं अमेठी से लड़ूंगा, वायनाड से भी लड़ूंगा और अमेठी से। देखिए, अभी तक तो ये स्पष्ट ही नहीं है कि अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे। अंदर खाने उन्होंने किससे क्या कहा है मुझे नहीं पता। लड़ेंगे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने मना कर दिया, संकेत दिया, हाँ ना नहीं की। ये हाँ ना क्यों नहीं कर रहे हैं विजय त्रिवेदी? ना कांग्रेस राहुल लड़ेंगे, या कहें कि मैं नहीं लड़ूंगा, और वही बात लागू होती है अखिलेश यादव पर। ये सवाल इतना वाजिब हम सब लोगों के लिए इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो हम हर चीज का जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में चाहते हैं, और पॉलिटिक्स जो है वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसा है। 50 को भी मैं 500 कह सकता हूँ। इतने ग्रे शेड्स है कि वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। हम इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे लिए तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ना। अमेठी से राहुल गांधी लड़े, हार जाए जीत जाए, ये कांग्रेस को देखना ना, संदीप को और विजय त्रिवेदी को देखना नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? अखिलेश जी को भी देखना है कि अखिलेश जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनके जाने से प्रचार में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वर्कर्स में उत्साह, जोश, जुनून वो आता है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना कि भाई मेरा नेता सामने आकर लड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन इतनी बात तो वो लोग भी समझते हैं ना, अखिलेश जी और राहुल जी या जो भी लोग एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, तमाम तरीके के लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से बातों को सोचते हैं अपने फायदे के लिए। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी या राहुल जी या प्रधानमंत्री जी या नड्डा जी, कोई भी आदमी अपनी समझ से ऐसा फैसला करता है जिससे उसका नुकसान हो रहा है उस पार्टी का। ऐसा तो नहीं है। वो अपने मैथमेटिक्स को देखते हैं, अपने इक्वेशंस को देखते हैं, और टाइमिंग को भी देखते हैं। कई बार होता है कि वो हो सकता है आज हम जो कह रहे हैं वायनाड के लिए वाम खेमा कह रहा था वायनाड से ना लड़िए, कहने को इंडिया के हिस्सा, वहां तो सीधी ताल ठोक दी, हम तो लड़ेंगे वायनाड से। अमेठी का भी बता दें जी। अब बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अमेठी देखिए, उत्तर प्रदेश की 3 सीटें हैं कांग्रेस की, रायबरेली, अमेठी और कानपुर। रायबरेली में 55% वोट मिले थे, अमेठी में 46% वोट मिले थे, और कानपुर में 36% वोट मिले थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं। कांग्रेस को सोचना है कि किस तरह से वो जीतना चाहती है, नहीं जीतना चाहती है। कांग्रेस सोचती रह जाएगी।